भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख सकती हैं, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया, इनमें एक खबर बहुत ही तेजी से इन दिनों वायरल हो रही है, जिसमें मोटे मोटे शब्दों में लिखा है कि राज्य कर्मचारियों का जो वेतन है वो 4 महीने के अंदर 3 बार बढ़ेगा। आखिर 4 महीने के अंदर 3 बार जो वेतन बढ़ेगा, इसको इतने मोटे मोटे शब्दों में लिखने का आखिर उद्देश्य क्या है और इसके पीछे की सच्चाई क्या है, आइए पहले देख लेते हैं। इनका यह भी कहना है कि सेवानिवृत्त कर्मियों की पेंशन में भी 2 बार जुड़ेगा महंगाई राहत वृद्धि का लाभ। तो आइए इस पूरे प्रकरण को पहले ध्यानपूर्वक सुनते हैं, आखिर मामला क्या है। ये हेमंत श्रीवास्तव जी हैं, उनका ही ये आर्टिकल है और इसमें लिखा है, लखनऊ से खबर, प्रदेश के राज्य कर्मचारियों के लिए यानी उत्तर प्रदेश राज्य के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। अगले 3 से 4 महीने के अंदर उनका वेतन 3 बार बढ़ेगा। जनवरी 2022 का महंगाई भत्ता यानी कि डीए और जुलाई से मिलने वाली सालाना वेतन वृद्धि और फिर जुलाई 2022 के महंगाई भत्ते की राशि उनके वेतन में जुड़ेगी। संभावना है कि जनवरी 2022 का डीए जो कि 3% है, वह जून का वेतन जो जुलाई में मिलेगा उसी के साथ सरकार दे दे। ऐसा नहीं होने पर इस डीए का भुगतान भी कर्मचारियों को जुलाई महीने से दिए जाने वाले वेतन वृद्धि के साथ सरकार दे सकती है। सरकार देगी या सरकार कब देगी ऐसा नहीं कहना है, सरकार दे सकती है, यानी आर्टिकल छापने वाले को भी इन चीजों के बारे में कंफर्मेशन नहीं है। तो ऑल इंडिया आप जो है लोगों को सच्चाई पूरी तरीके से बताता है कि शब्दों की हेराफेरी क्या होती है और किस तरह से मोटा मोटा कुछ और लिखा होता है, अंदर सच्चाई कुछ थोड़ा बहुत और होती है। लिखा है, राज्य कर्मियों के साथ ही पेंशनर्स को भी 2 महंगाई राहत डीआर का लाभ इस अवधि में मिलना तय है। करीब 16 लाख राज्य कर्मचारी और करीब 12 लाख पेंशनर्स अभी से वेतन और पेंशन में होने वाली संभावित वृद्धि को जोड़ने घटाने में लगे हैं। केंद्र सरकार ने मार्च महीने में ही जनवरी 2022 के डीए का लाभ केंद्रीय कर्मचारियों को दे दिया था। उसी समय से राज्य कर्मचारी इस डीए की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। बताया जाता है कि वित्त विभाग ने जनवरी 2022 में बढ़ने वाले 3% डीए और डीआर की फाइल तैयार करके मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दी है। 22 जून तक मुख्यमंत्री ने इस फाइल को स्वीकृत कर दिया, तो इसका भुगतान इसी महीने के वेतन के साथ हो जाएगा, अन्यथा जुलाई के वेतन के साथ या मिलेगा। यानी फाइल भेज दी गई है 22 जून तक, अगर मुख्यमंत्री जी इस पर साइन कर देते हैं तो फिर स्वीकृति यानी इसको मिल जाती है। तो आपको यानी बताना चाहेंगे कर्मचारियों को जो है जून का जो पैसा है जो अभी आएगा उसी के साथ में चीजें मिलनी शुरू हो जाएंगी। बाकी देखिएगा यहां पर 2019 के बाद आगामी जुलाई में सबसे अधिक 5% तक डीए बढ़ने की उम्मीद बताई जा रही है। तो 2019 के बाद बता रहे हैं कि आगामी जुलाई में यानी आने वाली जो अब जुलाई है इसमें सबसे ज्यादा अधिक जो है 5% डीए बढ़ सकता है। अप्रैल और मई में महंगाई दर बढ़ी है। बताया जाता है कि लेबर ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक इन 2 महीनों में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के मुताबिक महंगाई दर 4.6% है। जून माह में महंगाई इंडेक्स और बढ़ने की आशंका है। ऐसा होने पर जुलाई 2022 में डीए और जो डीआर है उसकी जो दर है वो 5% तक जा सकती है। यह भी बताया जाता है कि 2019 के बाद पहली बार 5% डीए डीआर तय होने की उम्मीद की जा रही है। जुलाई के डीए की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा अगस्त सितंबर में किए जाने की उम्मीद है। केंद्र के बाद राज्य सरकार इसकी घोषणा कर सकती है। फिलहाल इसमें और क्या है, सालाना वेतन की 3% वृद्धि तय, यानी राज्य कर्मचारियों को जुलाई में सालाना वेतन वृद्धि का लाभ 3% मिलना तय है। वेतन वृद्धि हर साल जुलाई के वेतन में जो अगस्त में मिलता है उसके साथ दी जाती है। सालाना वेतन वृद्धि से ही राज्य सरकार के खजाने पर करीब 2500 करोड़ रुपए का सालाना का व्यवहार भी अनुमानित है। जनवरी का डीए डीआर जो है 3% मिलना है, उस पर करीब 1000 करोड़ रुपए सालाना, और जुलाई का डीए यदि 5% तय हुआ तो करीब 1500 करोड़ रुपए का व्यवहार सरकार पर आएगा। तो इस हिसाब से कुछ कैलकुलेशन हुई है।
31% है अभी महंगाई भत्ता, 34% हो जाएगा जनवरी का डीए जुड़ने पर, 5,000 करोड़ रुपए का व्यवहार सरकार पर इसके लिए आ सकता है। तो एक ये आर्टिकल है जो है यूपी में काफी वायरल है। बाकी आपको बता दें कि ये खबर आप देख सकते हैं, बिहार सरकार से एक सरकारी आदेश 17 जून को जारी हुआ है। निदेशक जी ने इस लेटर को सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारियों को बिहार में भेजा है और 21 जून यानी कि कल अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन के संबंध में है। तो यहां पर आप सब ध्यान देना, बताया जा रहा है कि 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में आयोजन किया जाना है। आयुष मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार इस वर्ष का जो थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी रखा गया है और उक्त के आलोक में निर्देश है कि योगा फॉर ह्यूमैनिटी थीम के प्रति जागरूकता के लिए आईसीडीएस पदाधिकारी, महिला पर्यवेक्षिका एवं पोषण अभियान टीम के सहयोग से आंगनबाड़ी केंद्र के जो लाभार्थी हैं इनके बीच योग अभ्यास का आयोजन कराया जाए। तो एक ये यहां पर लेटर आया है। बाकी आपको बताना चाहेंगे, आप देख सकते हैं एक यहां पर ये रहा अगला सरकारी आदेश जो आप देख रहे हैं, गाजीपुर में जो जिला कार्यक्रम अधिकारी महोदय जी हैं उनका यहां पर एक लेटर है 16 जून का। 16 जून के इस आदेश में उन्होंने क्या कहा है, ध्यानपूर्वक भाइयों बहनों यहां पर सुनिएगा। इनका यहां पर कहना है कि जैसा कि आप देख सकते हैं, आज निदेशक बाल विकास सेवा पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ तथा निदेशक राज्य पोषण मिशन लखनऊ के द्वारा संभव कार्यक्रम जो माह जून 2022 से प्रारंभ होकर माह सितंबर 2022 तक संचालित किया जाएगा, आप विदित हैं कि जिसमें आप सभी बाल विकास परियोजना अधिकारी तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रतिभाग किया गया है, जिससे संभव कार्यक्रम तथा पोषण ट्रैकर की स्थिति से अवगत कराते हुए प्रभावी क्रियान्वयन की हिदायत दी गई है और उक्त कार्यक्रम निर्धारण की जो है क्रमबद्ध चरणबद्ध व समय सीमा निर्धारित करते हुए आदेशित भी यहां पर जो है किया गया है। चरणबद्ध कार्यक्रम संचालन के लिए तत्काल प्रभाव से वजन दिवस, मुख्य सेविका की बैठक कराते हुए सेक्टरवार प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से आंगनबाड़ियों को संवेदीकरण करते हुए समस्त कार्यक्रम को संज्ञानित करते हुए संलग्न प्रारूप दिनांक 22 जून को अपनी अपनी परियोजना की कार्य योजना एवं निर्धारित जो है प्रारूप पर सूचना प्रस्तुत करें। इस संभव कार्यक्रम जिसमें आप सभी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रतिभाग किए हैं उसका पीपीटी आपके विभागीय ग्रुप में शेयर किया जाता है। तो इस तरह से ये जानकारी आई है गाजीपुर में डीपीओ महोदय के द्वारा। साथ ही साथ एक और आदेश है हमारे पास, कुसुम निषाद जी हैं औरैया से आते हैं, जिला कार्यक्रम अधिकारी औरैया के, उनका एक लेटर उन्होंने 17 जून का जारी भेजा है और भेजे गए इस आदेश में लिखा है सभी सीडीपीओ लोगों को कहा गया है कि जैसा कि आप विदित हैं कि आयुष कवच ऐप में योग करते हुए फोटोग्राफ अपलोड किए जाने हैं। आप समस्त स्वयं भी योग करते हुए कवच ऐप पर फोटो अपलोड करके अपनी परियोजना की समस्त आंगनबाड़ी सहायिका इनको निर्देश करें। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिका स्वयं भी योग का फोटोग्राफ अपलोड करें व अपने ग्राम के नागरिकों का योग करने एवं प्रेरित करें और कवच ऐप पर फोटोग्राफ अपलोड करें। बाल विकास परियोजना अधिकारी फोटोग्राफ अपलोड करने की सूचना प्रारूप पर तैयार कर लें और शाम 4 बजे तक जो है कार्यालय को भी भेजें। अगली खबर पर आते हैं और एक और सरकारी आदेश हमारे पास आया है। निधि सिंह बहन है, लखनऊ से आती हैं, उन्होंने भेजा है और आदेश है कार्यालय जो है निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उप जिलाधिकारी सदर लखनऊ से। और जैसा कि आपको बता दें 15 जून का ये आदेश है। जो भी बीएलओ कार्यकर्ता हैं उन सबको वहां पर आदेश दिया गया है। इस आदेश में क्या लिखा है, ब्रजेश कुमार त्रिपाठी जी हैं उप जिलाधिकारी सदर और उनका ये लखनऊ वगैरह से, लखनऊ कैंट से ये जो आते हैं और वहीं से एक ऑर्डर निकला है बीएलओ वर्कर बहनों के लिए। तो कृपया ध्यानपूर्वक सुनिएगा। लिखा है कृपया इस कार्यालय के पत्रांक लखनऊ कैंट 22 मार्च 2022 का संदर्भ लेने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया था कि इस विधानसभा क्षेत्र में सुपरवाइजर बीएलओ के रूप में नियुक्त कार्मिकों को प्रत्येक सप्ताह के 2 दिन शुक्रवार एवं शनिवार को निर्वाचन से संबंधित समस्त कार्य को सुचारू रूप से संपादित करेंगे एवं उक्त दिवसों की उपस्थिति इस कार्यालय से दी जाएगी। तो यहां पर इनका यह कहना है। अब सोचिए आप सब, अगर आंगनबाड़ी बहनों को बीएलओ में लगाया जाएगा तो आंगनबाड़ी बहनें उनके तो सप्ताह के 2 दिन शुक्रवार और शनिवार इसमें चले जाएंगे। तो अब 2 दिन आंगनबाड़ी के बच्चों का क्या होगा और बाल विकास विभाग
विभाग की महत्वपूर्ण 6 आईसीडीएस विभाग की जो योजनाएं हैं उनका संचालन कैसे होगा। तमाम विभागीय कार्य जो है वो प्रभावित होंगे गैर विभागीय इस कार्य के लिए। तो यहां पर मेरा तो साफ शब्दों में यही कहना है ऑल इंडिया का कि निर्वाचन आयोग जो है अपने इन कामों के लिए अलग से जो है लोगों को लगाए या फिर लोगों को नौकरी रोजगार पेशा दे। इस तरह से आंगनबाड़ी वर्करों की जो मुख्य सेवाएं हैं उनका प्रभावित होना ठीक नहीं है। अभी बिहार सरकार ने इस बारे में एक नया सरकारी आदेश जारी कर दिया, अन्य किसी विभागीय काम में उनको नहीं लगाया जाएगा। केवल पल्स पोलियो अभियान में बहनें जो है भागीदारी करेंगी, वो भी सेंटर पर रह करके करेंगी ताकि बाल विकास विभाग की जो योजनाएं हैं वो बराबर चलती रहें। अब ऐसे में 2-2 दिन अगर स्पेशल यहां पर बीएलओ कार्य के लिए दे दिए जाएंगे तो फिर कैसे क्या चलेगा। उपरोक्त के संबंध में अवगत कराना है कि समस्त सुपरवाइजर बीएलओ द्वारा इस कार्यालय में उपस्थिति पंजिका पर हस्ताक्षर नहीं किए जा रहे हैं और ना ही इनके द्वारा सुचारू रूप से निर्वाचन संबंधी कार्य समय से संपादित किए जा रहे हैं। अब एक बात और सोचना, अगर आंगनबाड़ी बहन मान लीजिए बीएलओ हो गई और सप्ताह में 2 दिन वो कार्यालय जाएंगी, उपस्थिति लगाने हस्ताक्षर करेंगी, तो अब इनका किराया भाड़ा सप्ताह में 2 दिन का ये कहां चला जाएगा। अब मान लीजिएगा सप्ताह में 4 जो है दिन जो है 4 सप्ताह हो गए एक महीने में, ठीक। अब एक सप्ताह में 2 दिन जाना है तो यहां पर जो है 8 दिन हो गए बहनों के। अब 8 दिन का किराया भाड़ा अगर कहीं दूर है कार्यालय तो अब ऐसे में बहनें कितना पैसा लगाएंगी। अगर मान लीजिए 100 रुपया भाड़ा लग रहा है तो 700-800 रुपया उनका तो भाड़े में चला जाएगा। अब मिलता बहनों को मात्र 5500 रुपया है, वो भी समय पर नहीं मिलता। अब ऐसे में आप लोग सोचिए कितना ये जो है यहां पर दिक्कतें बहनों के सामने होती हैं। और उल्टे 2-2 ये काम, बाकी बहनों के विभागीय काम तो समय से विभाग करवाएगा ही। अगर गृह भ्रमण है या अन्य कोई काम लगे हैं तो उनको भी तो बहनें करेंगी। एवं अधिकांश कार्मिकों का मोबाइल से संपर्क भी नहीं हो पाता है, इनका कहना है, जिसके कारण माननीय आयोग को सूचनाएं प्रेषित करने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है, जो है संतोषजनक स्थिति नहीं है। अरे भाई, अगर इतना जरूरी है चीजें तो विभाग नौकरी क्यों नहीं देता। देखिए बेरोजगारी की दर कितनी है, युवा नौकरी मांग रहा है लेकिन हमारी सरकार नौकरियां देने में जो है बिल्कुल भी पीछे है। अब इतने विभाग हैं, हर काम आपको करवाने हैं तो लोगों को काम धंधे में भी तो लगाइए, लोगों को रोजगार दीजिए। लेकिन नहीं, यहां पर तो लोगों को रिटायर किया जाता है। आंगनबाड़ी बहनें ही 60-62 हजार रिटायर की जा चुकी। क्या अभी तक भर्तियां हुई उनकी? साल पर साल बीत रहे हैं, भर्तियां नहीं हो पाई। डबल बहनों पर जो है सेंटरों का भार दे दिया गया और बहनें बेचारी उनको करती चली आ रही हैं। ऐसे हर विभाग का आलम बना हुआ है, भर्तियां निकल नहीं रही हैं और काम बढ़ते चले जा रहे हैं। अलग से योजनाएं लाकर के लोगों को रोजगार दिया नहीं जा रहा है और जो है उन्हीं पर कार्यबोझ सौंपा जा रहा है। अब इनका कहना इसी क्रम में यह भी सूचित करना है कि अधिकतर सुपरवाइजर बीएलओ द्वारा इस कार्यालय को अवगत कराया जाता है कि उनका मूल विभाग निर्वाचन के निर्धारित दिवसों शुक्रवार शनिवार में निर्वाचन कार्य हेतु अवमुक्त नहीं किया जाता है। उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा वर्तमान में निरंतर पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है, जिससे समय समय पर ऑनलाइन फॉर्म 6, 7, 8 और 8 का आ व रिपीट एपिक व डीएसई के प्रपत्र प्राप्त होते हैं, जिनका सत्यापन सुपरवाइजर बीएलओ द्वारा कराकर इस कार्यालय में उपलब्ध कराया जाता है। तदोपरांत उसकी सूचना माननीय आयोग को समय से प्रेषित की जाती है। ऐसी दशा में यदि सुपरवाइजर बीएलओ मूल विभाग से अवमुक्त नहीं किए जाते हैं तो माननीय आयोग के आदेशों निर्देशों की अवहेलना होती है। अरे तो आंगनबाड़ी वर्कर या फिर वो बीएलओ वर्कर क्या करें? आप लोग सोचिए, अगर विभागीय कार्य जो है उनको पहले करें या गैर विभागीय कामों को पहले करें। विभाग गैर विभागीय कामों के लिए अलग से रोजगार धंधे जो है युवाओं को क्यों नहीं दिया जा रहा? क्यों नौकरियां नहीं निकाली जा रही हैं? क्यों जो काम वाले एक विभाग के उन्हीं पर 4-4 विभागों के काम सौंपे जा रहे? ये कम खर्चों में ही तो काम करवाए जा रहे, कोल्हू के बैलों की तरह। तो यहां पर ये दिक्कतें इसीलिए आती हैं, हमारा विभाग अगर अनुमति नहीं दे पा रहा है इन कामों को करने के लिए। भाई 2-2 दिन सप्ताह में उसके जाएं और अलग से इतने 75 काम वैसे भी हैं। तो अब सोचिए कि अब यहां पर ये कह रहे हैं कि आदेशों की अवहेलना है। अरे एक की अगर अवहेलना करेंगी तो दूसरे का तो एक न कुछ होता ही रहेगा। अरे आपको चाहिए कि और भी लोगों को नौकरियां दीजिए, उनको काम सौंपिए। ऐसे कभी टीचरों पर सौंप दिए जाते हैं, अब वो टीचर बीएलओ करें या पढ़ाई कराएं, तो जो जिसकी जिम्मेदारी है उसको वो सौंपी जाए और ये बीएलओ वाले जो कार्य है इनके लिए लोगों को रोजगार दिया जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन वो नहीं दिए जा रहे, वो काम नहीं कर रही सरकारें। अब देखिए अतः लिखा है, आपसे पुनः अपेक्षा की जाती है कि इस विधानसभा क्षेत्र में कार्यरत समस्त सुपरवाइजर बीएलओ को इस कार्यालय द्वारा निर्धारित दिवसों शुक्रवार शनिवार में निर्वाचन कार्य संपादित करने के लिए विभागीय कार्मिकों को अवमुक्त करने हेतु अपने स्तर से आदेशित निर्देशित करने का कष्ट करें और सुनिश्चित कर जो है करा दें
कि निर्धारित प्रत्येक सप्ताह के शुक्रवार शनिवार का वेतन तब तक आहरित न किया जाए जब तक इस कार्यालय से सुपरवाइजर बीएलओ का उपस्थिति प्रमाण पत्र आपको प्रेषित ना हो। बताओ, ये कह रहे हैं कि जो है शुक्रवार शनिवार का जो है 2 दिन का वेतन भी इनका आहरित ना करो, वो भी रोक दो। अब बताओ ये कितनी जो है शोषण वाली चीजें हैं। अब बताओ, एक का सुने या 2 का सुने, विभाग एक है, नौकरी किसके लिए लगाई गई, क्या जो है चीजें थी, उनको छोड़ करके न जाने कौन कौन से कार्य जो है सौंपे जा रहे हैं वर्करों पर, जिसके लिए लगाए जाते हैं, उनको साइड में रख करके और भी काम होते हैं और वाले कामों को ना कर पाए या विभाग अनुमति ना दे तो उनका मानदेय रोक दो, उनके साथ ये करो वो करो। आखिर ये कहां तक जायज है? इसके बारे में आप सब भाई बहनों का क्या ख्याल है, कमेंट करके हमें जरूर बताना। आज के लिए इतने ही रखते हैं, अगले वीडियो